गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। हम यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स कर रहे थे, वही कंटिन्यू करते हैं। देखो, मैंने आपको इसमें बताया था कि जो यूएस हेगेमनी है वो कैसे, मतलब कि जब सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी पूरी गिर गई थी, तो उसके बाद कैसे यूएस जो था अपनी सुपर पावर बन के एक निभर के जो बाहर आया। सबसे पहले यहाँ से हुआ स्टार्ट बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जो मैंने आपको बताया था कि 1991 में जब सोवियत यूनियन की इकोनॉमी डाउन हो गई थी और तो एक ही पावर बची थी, सिंगल सुपर पावर, वो थी यूएस, अमेरिका। ठीक है, तो अब ये वर्ल्ड में कैसे पता चला कि एक यूएस ही है जो सबके ऊपर रूल कर रही है या सबको डोमिनेट कर रही है, या एक सिंगल पावर सुपर पावर ही है जो यूनाइटेड नेशंस को भी डोमिनेट कर रही है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक देख सकते हैं कि एक अटैक हुआ था जब इराक ने कुवैत को अटैक किया था, कुवैत के ऊपर। तो यूएन के सभी मेंबर्स ने मिलके यूएस के साथ अपनी आर्मी को भेजा था, जिसमें से 75% आर्मी यूएस की थी, मिलिट्री यूएस की थी। और उसके अलावा यूएस ने अपनी टेक्नोलॉजी पावर यूज़ करके एक वो जो लड़ाई वो चल रही थी वो सच में लोगों के घर पे टेलीविजन्स पे दिखाई जा रही थी, तो उसको हम बोलते हैं वीडियो गेम वॉर। ठीक है, तो इससे हमें पता चला था कि यूएस के पास मिलिट्री एक टेक्नोलॉजिकल पावर दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद क्लिंटन ईयर्स हमने किया था कि जब 1992 में क्लिंटन आता है, तो क्लिंटन फॉरेन पॉलिसीज से ज़्यादा अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में ध्यान देता है, मतलब लोकल पॉलिसी, मतलब अपने देश के अंदर जो होता है उन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देता है रादर देन द कि फॉरेन इंटरफेरेंस में। ठीक है, लेकिन जब यूएस पे एक अटैक होता है एम्बेसीज पे, यहाँ से तुम देखना, यहाँ पे था कि यूएस की जहाँ पे भी अटैक होता है, नायरोबी, केन्या, तंजानिया, 1998 में जब इनके ऊपर बॉम्ब गिराए जाते हैं, कौन गिराता है? अल क्वेदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो इस्लामिस्ट आइडिया से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, मतलब कि जो इस्लाम चलाते हैं। ठीक है, तो जो लोग इस्लाम चलाते हैं वो टेररिस्ट जो होते हैं, उन्होंने उस पे उनके एम्बेसीज पे अटैक किया होता है। केन्या, नायरोबी, तंजानिया, दार इस्लाम, इन 4 एम्बेसीज पे अटैक होता है। तो क्या करता है क्लिंटन ऑपरेशन इन्फिनाइट ऑर्डर करता है और उनको टारगेट्स के थ्रू उनके ऊपर अटैक करवाता है, उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद होते हैं 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। फिर क्या होता है 2001 में जब अमेरिका के ऊपर अटैक होता है, 4 एयरलाइंस हाईजैक किए जाते हैं, फिर यूएस में उन एयरलाइंस के थ्रू अटैक करवाते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ एक तो टावर था, एक साउथ टावर था, और एक पेंटागन बिल्डिंग थी अगर तुम्हें याद हो तो। ठीक है, और एक एडमिनिस्ट्रेशन था यूएस का। इन 4 बिल्डिंग्स को मिलाकर कम से कम भी 3000 लोगों की मौत होती है। ठीक है, तो ये जो अटैक था बहुत बड़ा एक ग्लोबल अटैक था, जिसको हम बोलते हैं 9/11 अटैक, जिसका मतलब है सितंबर 9, 2001। ठीक है, अब यहाँ पे जो अटैक होता है इसके पीछे जो टेररिस्ट होते हैं, अब यूएस इसका कैसे रिवेंज लेता है? यूएस ऐसे रिवेंज लेता है, यूएस उस वक्त क्लिंटन तो चला जाता है, क्लिंटन 1992 से लेकर 2000 तक होता है, अब अटैक होता है 2001 में। तो क्लिंटन के बाद जो न्यू प्रेसिडेंट होता है वो क्या करता है, वो जितने भी टेररिस्ट थे सब टेररिस्ट को उनके कंट्री में से उठवाते हैं, मतलब कि विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। उनकी गवर्नमेंट तक भी नहीं पता होता कि यहाँ पे उनको टारगेट किया गया है। तो वहाँ से लेकर वो अपने किसी सीक्रेट इम्प्रिजन में रखते हैं, किसी सीक्रेट जेल में रखते हैं, जहाँ पे कोई भी उनसे नहीं मिल सकता, यूएस की खुद की गवर्नमेंट भी उनसे नहीं मिल सकती थी। क्लियर? तो ये था, यहाँ से हमें पता चला कि यूएस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद अब देखते हैं इराक इन्वेशन। इराक इन्वेशन भी मैंने शायद आपको बताया हुआ है। इराक इन्वेशन में ये था 19 मार्च 2003 में यूएस इराक के ऊपर एक अटैक करता है।
यूएस अटैक करता है एक इराक के ऊपर जिसका नाम होता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जिसका मतलब था कि यूएस को लगता है, यूएस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो इराक है वो जो न्यूक्लियर वेपन्स है डेवलप कर रहा है, क्योंकि आफ्टर 1968 ये सभी कंट्रीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि कोई भी कंट्री अब न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेगा। तो जैसे ही यूएस को पता चलता है, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इराक जो है वेपन्स डेवलप कर रहा है, तो वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। पर जब बाद में कोई एविडेंस देखने के लिए रिसर्च करते हैं या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो जो इराक की जो गवर्नमेंट होती है और जो वहाँ के जो लोग होते हैं उनको लगता है कि हमारे ऊपर हमला इसलिए किया गया है क्योंकि यूएस हमारी टेरिटरी को लेना चाहता है, हमारे ऊपर हमें अंडर कंट्रोल करना चाहता है। क्लियर? पर यूएस को लगता है कि वो वेपन्स डेवलप कर रहा है, इसलिए वो डेवलप कर देता है, अटैक कर देता है। तो कहीं से हमने एग्जाम्पल्स देखे बहुत सारे जिसमें यूएस ने बहुत सारी कंट्रीज़ पे अटैक किए हुए हैं विदाउट, मतलब उसको कोई चिंता नहीं है कि कोई यूएन क्या कहेगा या बाकी सब कंट्रीज़ क्या कहेगी, मतलब उसने ऐसे अटैक किए हुए हैं कि एक सिंगल सुपर पावर की तरह। क्लियर? तो यही ये शो करता है कि यूएस उस टाइम पे सुपर पावर थी। नाउ व्हाट डज हेगेमनी मीन? अब जब हम हेगेमनी की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? हेगेमनी इज़ लाइक समथिंग पावर जो मतलब जो लोग ऑब्टेन करना चाहते हैं, जो कंट्रीज ऑब्टेन करना चाहती है। जैसे पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर, जस्ट एज इंडिविजुअल वांट टू गेन, जैसे मतलब कोई भी लोग चाहते हैं कि हम पावरफुल बने, वैसे ही कंट्रीज जाती हैं कि हम पावरफुल बने अपने रिसोर्सेज के थ्रू। ठीक है, तो अब वो पावरफुल कैसे बन सकते हैं? पावरफुल अगर कोई कहता है अपने आप को कि मैं पावरफुल हूँ, तो वो पावरफुल किन चीज़ों में होता है? फर्स्ट, एक तो उसके पास प्रोटेक्शन होगी ज़्यादा, सेकंड उसके पास पैसे होंगे, थर्ड वो ज़्यादा उसके पास टेक्नोलॉजिकल होगी, एडवांस्ड होगा। ठीक है, तो ये सभी फैक्टर्स होते हैं जो किसी को भी पावरफुल बनाते हैं, चाहे किसी कंट्री को या किसी इंडिविजुअल को। क्लियर? जैसे अब यहाँ पे हम बात करते हैं, therefore if we wanted to understand world politics, it is necessary that we understand the distribution of power among the countries of the world। कि अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में समझना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि पावर कैसे डिवाइड हुई है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ कोल्ड वॉर 1945 टू 1991, अब देखो, अब जब कोल्ड वॉर चल रहा था, जब शीत युद्ध था 1945 से 1991 में, तो पूरे वर्ल्ड की पावर्स दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई थी मेनली। कौन कौन सी? एक तो यूएस अमेरिका और दूसरा सोवियत यूनियन, मतलब कि रशिया। क्लियर? रिप्रेजेंट द टू कैंप्स और सेंटर्स ऑफ पावर इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द पीरियड। जो दो कैंप्स को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, मतलब एक तरह से क्या हो गया था, पूरा वर्ल्ड दो वर्ल्ड में डिवाइड हो गया था, एक तो यूएस और एक अमेरिका, यूएस और दूसरा सोवियत यूनियन। क्लियर? द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन लेफ्ट द वर्ल्ड विद ओनली अ सिंगल पावर। जैसे ही लेकिन सोवियत यूनियन की इकोनॉमी डाउन हो गई, गवर्नमेंट गिर गई, तो सिर्फ एक ही पावर बची। वो कौन सी थी? अमेरिका, यूएस। ठीक है, समटाइम्स द इंटरनेशनल डोमिनेटेड बाय द सोल सुपर पावर और हाई पावर इज कॉल्ड ए यूनिपोलर सिस्टम। अब कई बार क्या होता था, यूएन भी बहुत ज़्यादा, यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो जाता था, किससे? अमेरिका से। मतलब क्योंकि अमेरिका एक सिंगल पावर था। अब यूएन क्यों डोमिनेट होता था? क्योंकि यूएन को सबसे ज़्यादा जो डोनेशन था वो यूएस से मिलता था। ठीक है, यूएस एक परमानेंट मेंबर था यूएन का, बहुत सारा फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता था, बहुत मिलिट्री प्रोवाइड करता था, बहुत प्रोटेक्शन, मतलब बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज थे जो यूएस प्रोवाइड करता था। क्यों? क्योंकि यूएस ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग और सुपर पावर था। तो जब यूएस ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था तो इसलिए यूएन को भी डोमिनेट होना पड़ता था यूएस से। ठीक है, यूएन भी कुछ नहीं कह पाता था यूएस को, क्योंकि वो उससे डोमिनेट होता था, मतलब क्योंकि वो उसके अंडर प्रेशर में था। इस चीज़ को हम बोलते हैं यूनिपोलर सिस्टम। अब जैसे तुम्हें याद होगा, हमने सेकंड चैप्टर बोला था बायपोलर सिस्टम, मतलब कि दो ध्रुवीय। दो ध्रुवीय का मतलब है कि जब दो शक्तियाँ हो साथ में। ठीक है, अब
क्योंकि सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया था, उसके बाद क्या कौन रह गया, सिर्फ अमेरिका, यानी कि यूनिपोलर सिस्टम, दैट मीन्स सिंगल पावर सिस्टम, एक ध्रुवीय, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं यूनिपोलर सिस्टम, और सिंगल सुपर पावर कौन सी थी उस टाइम पे, अमेरिका, ठीक है। अब हम हेगेमनी की बात करते हैं। जैसे हम ये सब बात कर रहे हैं, तो हेगेमनी कौन कौन से पार्ट्स में है। हेगेमनी इज लाइक बहुत सारे, जब हम बात करते हैं हेगेमनी इज ए पावर, ठीक है, मतलब कि जिससे कोई अपना इन्फ्लुएंस डाल सकता है। अब इन्फ्लुएंस जैसे यूएन के ऊपर भी यूएस डालता था, तो किस फॉर्म में डालता था, क्योंकि वो एक तो फाइनेंशियल एड उनको प्रोवाइड करता था, ठीक है, मतलब पैसे प्रोवाइड करता था, और दूसरा मिलिट्री प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूएन को प्रोवाइड कर रहा है उसकी वजह से, ठीक है। तो जो हेगेमनी हुई, हेगेमनी एक तरह की पावर हो गई, क्लियर। तो उस हेगेमनी जब एक तरह की वो पावर हो गई है, तो वो कौन कौन सी पावर्स हो सकती हैं, अब हम ये देखेंगे। मतलब कि जब हम बात करते हैं हेगेमनी की, तो हेगेमनी कितने फॉर्म्स में हो सकती है, कितने टाइप्स की हो सकती है, पावर्स कितने फॉर्म्स की हो सकती है, कितने टाइप की, ठीक है। जैसे पहली हमारी है हेगेमनी एज हार्ड पावर। देखो नाम से ही पता चल रहा है हार्ड पावर। हार्ड पावर का यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है मतलब मिलिट्री सिस्टम, ठीक है, कि तुम्हारी कंट्री में कितनी मिलिट्री है, कितनी आर्मी है। तुम्हारी कंट्री में जितनी ज़्यादा आर्मी होगी, तुम्हारी कंट्री उतनी ज़्यादा पावरफुल और उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब जैसे हमने पीछे एक मतलब एक पढ़ा था, जब इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक किया था, तो जब यूएन के सभी मेंबर्स मिलके अटैक कर रहे थे वापस से इराक के ऊपर, तो उसमें से 75% मिलिट्री यूएस की थी। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि उसके पास मिलिट्री बहुत ज़्यादा फॉर्म में अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा बल्क में है। अब जैसे इंडिया भी इस टाइम पे 3rd नंबर पे आता है अपनी मिलिट्री में, तो इंडिया एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री मानी जाती है, ठीक है। जिसकी मिलिट्री ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली वो कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं, द रूट्स ऑफ द वर्ड हेगेमनी लाई इन द क्लासिक ग्रीक। द वर्ड implies द लीडरशिप और predominance of one state and was originally used to denote the pro-dominant position of Athens and ancient Greece. देखो, hegemony relates to the relation, patterns and balances of military capability between states. मतलब hegemony का यहाँ पे मतलब है military balances between the state, कि एक देश के पास कितनी मिलिट्री है, ठीक है, वो उसी के अकॉर्डिंग दूसरे देश के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल सकता है, उसी के अकॉर्डिंग दबाव डाल सकता है। कई देश अमेरिका से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि उनकी मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो उनकी हार्ड पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब उनकी मिलिट्री आर्मी, ठीक है। द bedrock of the contemporary US lies in the overwhelming superiority of his military power. तो देखो जो यूएस है वो सुपीरियर है सबसे, इस वजह से भी सुपीरियर है क्योंकि उनकी जो मिलिट्री पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्लियर। Today has military capability can reach any point of planet categorically, lethally and in real time, thereby crippling and maximum method. But even more awesome than the US capabilities of the US, in fact, that no other power today can remotely match them. वो कह रहे हैं अभी भी कोई पावर यूएस की मिलिट्री को कोई मैच नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि यूएस की मिलिट्री अभी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके। The US today spends more than in military capability than next 12 powers combined. वो कह रहे हैं अगर अभी भी कोई 12 कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलके मिलिट्री के ऊपर स्पेंड करे ना, तो उससे ज़्यादा एक सिंगल कंट्री अमेरिका अपनी मिलिट्री पे स्पेंड करती है। मतलब 12 कंट्रीज मिलके मिलिट्री पे स्पेंड कर रही है, उससे कहीं ज़्यादा स्पेंड कौन करती है, अमेरिका अपनी एक सिंगल मिलिट्री पे, क्लियर। पेंटागन्स बजट गोज इनटू मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब उन्होंने यहाँ तक कि मिलिट्री पे इतनी रिसर्च भी किया है, उस बारे में डेवलपमेंट भी की है और उस पर भी स्पेंड किया है, ठीक है। Thus, in other words, technology. The military dominance of US is not just based on higher military spending, but on qualitative gap at technology. अब देखो वो कह रहे हैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ
मिलिट्री का हाथ ही नहीं है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी हाथ है। जैसे क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजिकल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है। अब वो जब हम यहाँ पे इंडिया में एक बार न्यूक्लियर टेस्ट करने लगे थे तो यूएस को पता चल गया था हम न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने सैटेलाइट पूरे अर्थ प्लैनेट पे रखा हुआ है कि अगर अर्थ के किसी भी कोने में कोई भी मूवमेंट हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उनको पता चल जाएगा। सो दैट्स अ बिग डील। तो ये सब कैसे हो रहा है? टेक्नोलॉजी से। मतलब हम क्यों मानते हैं उनको सुपर पावर, हम क्यों मानते हैं इतनी एडवांस्ड कंट्री है वो? इसलिए मानते हैं क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, यही सब फैक्टर्स तो हैं जो किसी कंट्री को ऊपर लेके जाते हैं, डेवलप्ड कंट्री शो करती है। क्लियर? तो इस चीज़ से ये पता चलता है कि यूएस की बहुत ज़्यादा हार्ड पावर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, ये आपको रीड कर लेना। हेगेमनी एज स्ट्रक्चरल पावर हम कल कंटिन्यू करेंगे। नाउ दैट्स इनफ फॉर टुडे। अब ये जितना मैंने आपको कराया है इसको रीड करना, क्योंकि रीड नहीं करोगे तो नहीं समझ आएगा मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। सो यू शुड रीड इट विद रेगुलर टाइम। और पहले तो कल से तुम सबके सब बच्चे लाइव क्लास अटेंड करोगे। क्लियर? और टेक केयर, ध्यान से रीड करना। 15-20 मिनट्स लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगता। और जितनी भी क्वेरी हो मुझसे ले लेना। ओके, बाय, टेक केयर।